एवेंजर्स डूम्सडे के चौथे ट्रेलर के साथ ये फीलिंग आ चुकी है कि मार्वल वालों का शायद घी खत्म होने लगा है, क्योंकि उसके एंड में एक काउंटडाउन है जो कि होगा इंटरेस्टिंग है, उस पर भी बात करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं इस पूरे टीजर ट्रेलर के साथ में। ये फोकस करता है वकांडन्स पे, तलोकन्स पे और फैंटास्टिक फोर का एक छोटा सा बड़ा मेंबर। सबसे पहले हमको शूरी और अंबाकू दिखाए जाते हैं जो अपने डोरा मिलाजे के साथ वॉक कर रहे हैं। ये पहला शॉट जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, क्योंकि यहाँ पर शूरी वॉक करके जा रही है किसी भी चीज के पास नहीं, बिकॉज उसके फ्रंट में कुछ है ही नहीं। I mean, थोड़ा सा ऑरा देने के लिए शॉट को क्रिएट किया गया होगा, लेकिन अगर तुम कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझने की कोशिश करोगे ना, तो ये सेंस ही नहीं बनाता कि वो रेगिस्तान में किस चीज की तरफ आगे बढ़ रही है। तो जो मुझे लग रहा है ना, यहाँ पर मार्वल वालों ने हमारा काटा है और इसके सामने कोई ना कोई स्ट्रक्चर है, या कोई इंसान खड़ा, या कोई टीम खड़ी, या कोई बड़ा सा कैसल होगा जिसकी तरफ शूरी जा रही है, और ये अभी हटा दिया है। अगर प्रोबेबिलिटीज की बात करनी है तो हो सकता है कि नेमोर को अप्रोच करने के लिए जो तालोकन का पूरा कैसल है उसकी तरफ जा रही हो, या फिर कोई स्पेसशिप भी हो सकता है, मे बी फैंटास्टिक फोर का, जो हमको आगे ट्रेलर में भी देखने को मिलते हैं। लेकिन 110% यहाँ कुछ ना कुछ तो है नहीं। तो तुम सोच के देखो इस शॉट को क्यों क्रिएट, बस एक कैरेक्टर वॉक कर रहा है रेगिस्तान में। फिर अगर शूरी के सूट को भी ध्यान से देखते ना, तो इसके पीछे एक पैंथर वाला पैटर्न बन रहा है, मतलब ऐसे नाक, आंख और उसके ऊपर एक क्राउन भी है। लेकिन इनके सूट्स में सिर्फ यही चीज चेंज नहीं हुई है। अगर तुम नोटिस करोगे तो ब्लू कलर के हाईलाइट्स हैं, ब्लू टील कलर के। ये बहुत हद तक सूट के अपग्रेड्स हैं, लेकिन यही सेम कलर स्कीम हमको तलोकन वासी में भी देखने को मिली थी। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि वकांडन्स एंड तलोकन्स जो है वो लोग मिलके काम कर रहे हैं, और इसी वजह से वकांडा वालों के पास तलोकन वालों का वाइब्रेनियम आ चुका है, जो शूरी ने अपने सूट में लगाकर उसको अपग्रेड किया। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये लोग साथ में काम नहीं कर रहे हैं, और वो जो नेमोर ने शूरी को अपना बैंड दिया था ना, तो उसी के थ्रू उसने जैसे हार्ट शेप हर्ब को क्रिएट किया, वैसे उसने इस वाइब्रेनियम को भी सिंथेटिकली बना लिया। लेकिन हाँ, ये बात तो तय है कि इनके सूट जो है वो कहीं ना कहीं से तलोकन वासियों से कनेक्टेड हैं। फिर इसके बाद हमको पहली झलक देखने को मिलती है नमोरा और तलोकन वालों की, एंड इट इज नॉट लुकिंग गुड फॉर देम। पहली बात तो ये लोग सरफेस पे हैं, वो अपना पूरा ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगा रखा है, क्योंकि इनको सांस लेने में जरूरत पड़ रही है उसकी। प्लस एक चीज है जिसने मुझे काफी क्यूरियस किया, और वो है नमोरा की स्किन का कलर। अगर तुम लोगों को याद हो तो वकांडा फॉरएवर में जब ये लोग पानी के अंदर रहते हैं ना, तब इनकी स्किन टोन एकदम नॉर्मल होती है, क्योंकि इनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही होती है। लेकिन जैसे ही पानी के बाहर निकलते हैं, इनकी स्किन का कलर ब्लू हो जाता है, जो इस केस में होना चाहिए था। लेकिन नमोरा जो है उसकी टोन थोड़ी थोड़ी स्किन कलर जैसी फील हो रही है। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि क्योंकि ये लोग अब सरफेस पे आ चुके हैं और इतने लंबे टाइम से यहाँ सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनकी बॉडी भी अब धीरे धीरे इस चीज को अडेप्ट कर रही है। जहां से उसको ऑक्सीजन मिल रही है, मतलब मास्क, उसके आसपास का एरिया क्योंकि हाइपर वेंटिलेटेड होगा, तो मे बी इसी वजह से उसकी स्किन टोन या उसकी स्किन का कलर नॉर्मल सा फील होता है। वेयर एज जैसे जैसे हम एक्सट्रीमिटीज की तरफ जाते हैं, मतलब हाथ पैरों की तरफ, वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई उतना ज्यादा अच्छा नहीं है जितना उनको पानी में मिलता है ऑक्सीजन मास्क के आसपास। इसी वजह से वो ब्लू है। आई मीन, दिस इज द ओनली थिंग दैट आई कुड कम अप विद। इसके अलावा अगर तुम नमोरा की ज्वेलरी, उसका पूरा लुक पुरानी वकांडा फॉरएवर से कंपेयर करोगे, तो ये एज इट इज वैसा का वैसे, बिल्कुल सेम। ज्वेलरी चेंज नहीं हुई है, कॉस्ट्यूम चेंज नहीं हुई है, सब कुछ वैसा का वैसा है, बस एनवायरनमेंट बदल गया है। फिर इसके बाद हमको इनका पूरा किंगडम दिखाया जाता है। मतलब तलोकन जो है वो पानी में था द लास्ट टाइम वी सॉ। नेमोर बहुत प्राउडली शूरी को लेके जाता है, लेकिन अब ये लोग सरफेस पे नहीं है, ये लोग डेजर्ट में है। और एक खिड़की से एक बड़ा सा पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो इनके एस्टिक सिविलाइजेशन को भी रिजेंबल करता है। मतलब ये अपने सिविलाइजेशन के आसपास ही है। और इस चीज ने मुझे काफी कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि तलोकन वासी पानी के अंदर ही सांस ले सकते हैं, ठीक है। हालांकि वकांडा फॉरएवर में एक डायलॉग है जो नेमोर अपने सारे किंगडम को कहता है, और वो ये है कि तालोकन विल नॉट मूव अगेन, जो ये बताता है कि ये लोग पहले भी मूव कर चुके हैं, और अगर कोई क्राइसिस की सिचुएशन आती है या फिर ह्यूमंस इनको डिस्कवर कर लेते हैं, तो ये लोग वहां से हट जाते हैं और अपने पूरे किंगडम को शिफ्ट कर लेते हैं। तो मे बी इन लोगों ने वैसा ही कुछ किया होगा, लेकिन डेजर्ट में क्यों, एक ऐसी कंडीशन में क्यों जहां पर आपके पास एडवांटेज ही नहीं है। आई मीन, वो लोग पानी में तेज हैं, पानी में सांस ले सकते हैं, पानी में लड़ सकते हैं, तो फिर डेजर्ट में आना डज नॉट मेक एनी सेंस। तो इसकी 2-3 पॉसिबिलिटीज हैं। सबसे पहले तो पूरा फिनोमेना इनकर्जन की वजह से हो रहा है। मतलब कॉमिक बुक्स में जब इनकर्जन होते हैं तो एग्जैक्टली बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर इन लोगों ने इस पूरे क्राइसिस की ग्रेविटी को और ज्यादा डेंजरस बताने के लिए ऐसा कुछ दिखाया हो कि अर्थ
अर्थ पे नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं, सुनामी आ रही है, पानी शिफ्ट हो चुका है, जहां पे बर्फ नहीं गिरनी चाहिए वहां बर्फ गिर रही है, और अब इन लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। एंड ऐसे में नमोर का इस पूरी फाइट को ज्वाइन करना मेक्स इवन मोर सेंस, क्योंकि उसे अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करना है, उसे कैसे भी इन सारी चीजों को रोकना है और वापस तालोकन को पानी में लेके जाना है। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इनकर्जन्स की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि जानबूझकर ये लोग डेजर्ट में मूव किए हैं, बिकॉज इंसानों ने इनके किंगडम को डिस्कवर कर लिया था और उनसे बचने के लिए ये लोग एक ऐसी जगह पे आए हैं जहां पर कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। मे बी ये जो पूरा डेजर्ट हम लोग देख रहे हैं ये वकांडा ही हो, मतलब नेमोर ने इंसानों से बचने के लिए शूरी की मदद मांगी हो और उसने वकांडा का एक डेजर्ट एरिया दे दिया, बिकॉज वो नेमोर पे पूरी तरह भरोसा नहीं करती, उसको पता है कि वो कितना डेंजरस है, और इसी वजह से उसने उसे एक ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहां पर वो ऑटोमेटिकली डिसएडवांटेज पे हो। एंड इस चीज को मैंने काफी क्लोजली ऑब्जर्व करने की कोशिश करी ना, तो ये जो हमने वकांडा फॉरएवर मूवी में देखा था ना, उससे थोड़ा बहुत सिमिलर है और थोड़ा बहुत डिफरेंट भी। सबसे पहले तो ये जो नेमोर का थ्रोन रूम है ना, यहाँ पे विंडोज है। वकांडा फॉरएवर में ऐसे क्लियरली हमको ऐसे जालियां, बड़ी बड़ी विंडोज नहीं दिखाई गई थी, लेकिन एक ऐसा शॉट था जिसको देख के समझ में आ रहा है कि हाँ, हो सकता है थ्रोन रूम में साइड में बड़ी बड़ी गोले गोले कटे हुए थे जो ये वाले शॉट में दिख रहे हैं। लेकिन फिर नेमोर का जो थ्रोन है ना, वो डेफिनेटली डिफरेंट है। मतलब जो मूवी में वकांडा फॉरएवर में हम लोगों ने वो बड़े से दांत वाली मछली का देखा था, शार्क वाला, ये वो थ्रोन नहीं है। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि रूसो ब्रदर्स ने थोड़ी बहुत क्रिएटिव लिबर्टी ले ली हो और ये किंगडम थोड़ा सा चेंज कर दिया हो, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये तालोकन का किंगडम नहीं है, ये कोई दूसरे मायन सिविलाइजेशन के स्ट्रक्चर्स थे जहां पर तालोकन वासी आकर के रहने लग गए, बिकॉज दे हैव नो अदर चॉइस। एंड यहीं पर अगर कॉमिक बुक्स की भी बात करें तो हाँ, कॉमिक बुक्स में ऐसा हुआ है, जब नेमोर अपनी हदें पार कर देता है तो सामने वाले के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। जैसे कि हाइपीरियन नाम का एक सुपर हीरो, वो अपनी पूरी स्क्वाड्रॉन सुप्रीम के साथ आता है और एटलांटिस, जो कि कॉमिक बुक्स में तालोकन का वर्जन है, उसको पानी से बाहर निकाल करके पटक देते हैं वो लोग। यहाँ पे तालोकन वासियों को टाइम मिल जाता है बचने का, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन थी जहां पर एक सॉर्सरेस होती है जिसका नाम मॉर्गन ले फे होता है। ये हम लोगों ने अगाथा ऑल अलोंग में भी देखी थी, मतलब इसी का एक वर्जन था। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सारे के सारे अटलांटिस और उसके जितने भी लोग हैं उनको पानी से बाहर निकाल लेती है, बहुत सारे मर भी जाते हैं उसमें। एंड अगर यहां पर भी ऐसा कुछ हो रहा है तो इस बात के भी बहुत हाई चांसेस हैं कि जितने तालोकन वासी, जो नेमोर आके बोलता है ना वकांडा फॉरएवर में कि जितने तुम्हारे घास के ब्लेड होंगे उससे ज्यादा बड़ी आर्मी है मेरी, तो सरफेस वर्ल्ड पे आने की वजह से इसकी आर्मी भी अब छोटी हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे तालोकन वाले मर गए हैं। एंड इसी वजह से हम नेमोर को इतनी बुरी हालत में देखते हैं। तुम देखो, उसकी शक्ल देख के ही समझ में आ रहा है कि उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। सबसे पहले तो उसकी सारी पियर्सिंग्स जा चुकी हैं, ज्वेलरी थोड़ी बहुत नहीं है, फिर वो एक जैकेट पहना हुआ है। जैकेट पहनने के पीछे एक लॉजिकल रीजन अदर देन ऑरा फार्मिंग ये हो सकता है कि जो वकांडा फॉरएवर में उसके साथ हुआ था ना, मतलब शूरी ने उसके पीठ पे आग लगा दी थी, तो एक तो वो अपने घाव को छुपाने के लिए पहन सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि क्योंकि अब ये डेजर्ट में है और उसके भी ऊपर से उसे ये समझ में आ गया कि उसका नंगा होना उसकी सेक्स अपील को बढ़ाने के साथ में उसके लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि वो अपनी बॉडी से मॉइस्चर लूज कर रहा है। तो कोई दोबारा इस चीज का मिसयूज ना करे, इसी वजह से वो एक जैकेट पहनता है जो कि उसके बॉडी के मॉइस्चर को रिटेन करने का काम भी करेगी, और ऐसी डेजर्ट लाइक कंडीशंस में उसके लिए सबसे बेस्ट चॉइस यही है। तो बाकी तालोकन वासियों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, नेमोर यहाँ पर सीरियसली स्ट्रगल कर रहा है। और ये लोग एक होम एनवायरनमेंट में भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो खिड़की से हम व्यू देख रहे हैं यहाँ पर एक एस्टेक सिविलाइजेशन का पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर ही है। बहुत सारे लोग का ये कहना पड़ रहा था कि शायद ये लोग एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स या फिर ऑलरेडी वॉइड में पहुंच चुके हैं। मुझे इस बात के चांसेस नहीं लगते, बिकॉज अगर ये लोग ऑलरेडी वॉइड में हैं तो फिर नेमोर की कहानी बताने के लिए बहुत ज्यादा रूम नहीं बचेगा आसपास। दे समहाउ विल हैव टू इंक्लूड हिम इनटू द स्टोरी। ये जो शूरी, वकांडन्स और ये पूरी कहानी क्रिएट कर रहे हैं ना, इसी टीम का उसको पार्ट बनाना पड़ेगा। प्लस अगर तुम लोग नोटिस करोगे तो नेमोर का स्पीयर भी बदल चुका है। जो हमने वकांडा फॉरएवर में देखा था ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि उसके एंड में शूरी उसके स्पीयर को तोड़ देती है, तो यहाँ पर उसको रिपेयर वगैरह करके या फिर एक नया स्पीयर ही लेना पड़ा होगा उसे। फिर हम देखते हैं कि अंबाकू और शूरी जाते हैं। अंबाकू अपने आप को किंग ऑफ वकांडा कह के इंट्रोड्यूस करता है, एंड इसका रीजन बहुत ही ऑब्वियस है, क्योंकि वकांडा फॉरएवर के एंड में हमने देख लिया था कि वो किंग बन चुका है। शूरी जो है वो ब्लैक पैंथर की मैंटल संभालेगी, ये वकांडा संभालेगा। ये लोग जाके मिलते हैं बेन ग्रिम से, जो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के कंपैरिजन में यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा बड़ा लग रहा है, बट ये सिर्फ डिजाइन चॉइस हो सकती है। हालांकि उसकी कॉस्ट्यूम वैसी की वैसी है। और इसके बाद ये लोग एक वकांडन शिप पे चढ़ते हैं। ये पूरी तरह से इसके थ्रस्टर्स को देखकर समझ में आ रहा है कि ये वकांडन शिप ही है।
लेकिन जिस चीज ने मेरा अटेंशन ग्रैब किया वो था शूरी के पीछे से चढ़ने वाला शख्स, मतलब उसके सिर्फ पैर दिख रहे हैं और बहुत ही फेंट तरीके के, और ये किसी भी हालत में बेन ग्रिम नहीं है। मतलब अगर तुम्हें फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स याद है तो उनका कॉस्ट्यूम, उनके सूट्स, उनके जूते पूरी तरह से अलग थे। उस पर एक 4 बना हुआ था क्वाइट लिटरली, ऑल्दो ये बहुत क्लियरली विजिबल नहीं है, लेकिन अगर यहाँ 4 होता तो समझ में आ जाता। तो ये शख्स कौन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। प्लस अगर तुम ये बेन ग्रिम वाले पूरे फ्रेम को देखोगे ना तो ये बहुत ही ऑड फील होता है। मतलब अगर आपकी फ्रेम में कोई एक सिंगल कैरेक्टर है जो इतने बड़े साइज का है तो यू विल मेक श्योर कि वो सेंटर में हो या थोड़ा सा सेंटर से ऑफ हो, मतलब वो काफी हद तक पूरी फ्रेम को ऑक्यूपाई करे। लेकिन यहाँ पे इतनी सारी खाली स्पेस डज नॉट मेक सेंस। तो मुझे लगता है कि वो ट्रेलर की स्टार्टिंग वाला शॉट अकेला नहीं था जहां पर इन लोगों ने चीजों को छुपाया है, यहाँ पर बेन के साथ में और भी कोई मौजूद है। एंड इट मेक्स टोटल सेंस कि बेन ग्रिम अकेला यहाँ पे नहीं आएगा वकांडा वालों को इकट्ठा करने के लिए, उसके साथ कोई ना कोई होना जरूरी है। अब ये लोग फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स हैं या फिर शैंग-ची या फिर सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका या डूम, ये तो वक्त ही बताएगा। एंड मैंने जो अपने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी ना कि ये एक पूरी टीम थी डूम्सडे की जिसमें कई सारे एक्टर्स थे, वो लोग बहरीन शूट करने गए थे, तो ये उसी लोकेशन का है। एंड इस वाली शूट में इन सब लोगों मतलब वकांडा तलोकन वालों के अलावा शैंग-ची, सैम विल्सन और भी कई सारे न्यू एवेंजर्स वाले कैरेक्टर ये सब थे वहां पर। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट भी आता है कि हर डूम्सडे के ट्रेलर के एंड में एक टाइमर है और उसमें एक हल्का सा ग्लिच होता है। उस ग्लिच को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होने शुरू हुए और फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो लोगों का ये कहना पड़ रहा था ये एवेंजर्स एंड गेम के टाइम स्टैम्प्स, मतलब जैसे यहाँ पर 1 और 4 लिखा हुआ है तो वो एवेंजर्स एंड गेम के 1 घंटा 4 मिनट पे जाके देखो, वहां पर जो भी हुआ होगा वो शायद डूम्सडे क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो वो सारी की सारी चीजें ना टाइम ट्रैवल पे बात करती है, बट इस पे किसी और वीडियो में बहुत अच्छे से बात करेंगे। अब क्या हुआ कि जब ये ट्रेलर रिलीज किया तो रूसो ब्रदर्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे ये वाला पोस्ट किया। अब ये है तो ट्रेलर ही, लेकिन इसके नीचे लिखी हुई लाइंस बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं ये सिर्फ ट्रेलर्स नहीं है, ये सब एक कहानी बताते हैं, इनके अंदर क्लूज हैं, सो पे अटेंशन। अब हम इतना और कितना अटेंशन देंगे इस पूरी चीज को, और मजे की बात यह कि इस पोस्ट को उन लोगों ने फिर डिलीट भी कर दिया। अब यहां पर मुझे कोई भी कोइंसिडेंस नहीं लग रहा है, ये पोस्ट करना फिर उसको डिलीट करना, ये सारी चीजें कोई भी कोइंसिडेंस नहीं है, सब प्लान्ड है इन लोगों का। अब वो क्लूज क्या है, ये सब कैसे कहानी बता रहे हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा और अच्छे से बात करना पड़ेगा, पहले रिसर्च करेंगे फिर बात करेंगे। लेकिन हाँ, अब ये समझ में आ चुका है कि ये 4 ट्रेलर्स हैं, इसके अलावा और कोई ट्रेलर नहीं ड्रॉप होगा क्योंकि इन लोगों ने एक प्रॉपर काउंटडाउन शुरू कर दिया जो मुझे लगता है कि 11 महीने तक चलेगा। इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है कि अगर इसी में ग्लिचेस हो और हमको सुपर बोल के टाइम पर एवेंजर्स डूम्सडे का एक प्रॉपर ट्रेलर दिखा दिया जाए और फिर उसके बाद ये टाइमर वैसे ही कंटिन्यू होने लगे। लेकिन हाँ, जो कुछ भी देखा है उस पर और अच्छे से बात करी जाएगी। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वाले में। मुझे बताना कमेंट्स में तुम्हें क्या लगता है। आई वॉन्ट टू नो व्हाट यू गाइस थिंक। पूरा टाइमर जो इसके बीच में होने वाली ग्लिचेस है ना बहुत इंटरेस्टिंग है।